आज हम बीएससी पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स 5 करेंगे। इसके अंतर्गत हम करेंगे आज किरचॉफ समीकरण। किरचॉफ समीकरण की स्टेटमेंट के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति डिग्री एंथैल्पी परिवर्तन अभिकारकों एवं उत्पादों की कुल ऊष्माधारिता के अंतर के तुल्य होता है। जैसे अगर हम स्थिर दाब की बात करें तो स्थिर दाब पर अगर हमारे पास T1 टेम्परेचर पर एंथैल्पी में अभिक्रिया के परिवर्तन डेल्टा H1 है और T2 ताप पर अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H2 है, तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 एंथैल्पी का अंतर डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 बराबर होगा डेल्टा C पे। अगर हमने अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन जो है स्थिर आयतन पे लिया है तो स्थिर आयतन पे E2 माइनस डेल्टा E1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा CV। अब अगर हम इसका उत्पत्ति करें मैथमेटिकली, हम देखते हैं कि किस तरह से इसको जो है डिराइव किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, एक हमने स्थिर दाब पर जो है ली है अभिक्रिया जिसमें A जो है रिएक्टेंट है और ये B में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे देखते हैं कि अगर A की एंथैल्पी HA है और B की एंथैल्पी HB है तो एंथैल्पी पे परिवर्तन होगा डेल्टा H बराबर उत्पाद की एंथैल्पी माइनस क्रियाकारक की एंथैल्पी। अब हम इसका अवकलन करते हैं। T के सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं, क्योंकि हमें एंथैल्पी का जो परिवर्तन है वो टेम्परेचर के सापेक्ष लेना है, इसलिए हम इसका जो अवकलन है वो T के सापेक्ष करेंगे। डी डेल्टा H बाय डी टी इज इक्वल टू डी एच पी बाय डी टी माइनस डी एच ए बाय डी टी। अब अगर हम ऊष्माधारिता की परिभाषा दें तो ऊष्माधारिता होती है कि किसी भी पदार्थ के 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को स्थिर दाब पर उसकी ऊष्मा में जितना परिवर्तन होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसकी ऊष्मा में जितना परिवर्तन होता है वो उसकी ऊष्मा धारिता कहलाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे ऊष्मा B की ऊष्मा में परिवर्तन बता रहा है, इसलिए ये होगा हमारे पास Cp ऑफ B और ये होगा Cp ऑफ A। ये हमने ऊष्माधारिता की डेफिनेशन से लिया है और ये हमारे पास होगा। अब क्योंकि ये मोलर ऊष्मा है तो हम इसको D बाई डी एच भी लिख सकते हैं। डी एच बाई डी टी बराबर Cp ऑफ B माइनस Cp ऑफ A। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Cp, क्योंकि ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अभिक्रिया के ऊष्मा के अंतर के बराबर है। अब हम डेल्टा H को इधर रख लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा Cp इंटू डी टी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम अवकलन करते हैं। अगर हमारे पास T1 पे जो है एंथैल्पी H1 है और T2 ताप पर जो एंथैल्पी है वो डेल्टा H2 हो तो समाकलन करने पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H को जो हम समाकलन करेंगे वो डेल्टा H1 से डेल्टा H2 लिमिट्स के बीच में करेंगे और यहाँ पर हम समाकलन करेंगे टेम्परेचर का T1 से T2 की लिमिट के बीच में। अब यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो डेल्टा Cp है इसका टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर के साथ नहीं परिवर्तित होती है, तो इसको हम समाकलन के निशान के बाहर ले सकते हैं। अब समाकलन अगर हम करेंगे तो ये तो डिफ्रेंशिएशन का निशान है और ये समाकलन का है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं तो ये आपस में कट जाएंगे और समाकलन करने पे हमारे पास आएगा डेल्टा H और ये आ जाएगा डेल्टा H1 से डेल्टा H2 और बराबर डेल्टा Cp और यहाँ पर भी ये T आ जाएगा अंदर और ये आ जाएगा T1 से T2। तो ये हमारे पास आ गया, पहले अपर लिमिट रखेंगे डेल्टा H2 माइनस फिर लोअर लिमिट डेल्टा H1
इक्वल टू डेल्टा Cp, और ये हमारे पास आ जाएगा T2 माइनस T1, और इस T2 माइनस T1 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp, और यही किरचॉफ समीकरण है। ये किरचॉफ समीकरण है हमारे पास स्थिर दाब पर। और अगर हम इसी तरह से आयतन पे निकालना चाहें, अगर हम स्थिर आयतन पे निकालना चाहें तो बिल्कुल पहले की तरह ही हम करेंगे इसमें। और बस हम यहाँ पे क्या लेंगे कि स्थिर आयतन पे अगर ऊष्मा जो है हमारे पास उसकी जो जैसे हमने यहाँ पे लिया था, तो डेल्टा H1 की जगह हम H लिया था यहाँ पर, और इसकी जगह हम यहाँ पे लेंगे E। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डेल्टा E बराबर EB माइनस EA, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास, अगर हम इसका अवकलन करेंगे, डेल्टा E बाय dt इज इक्वल टू DEB बाय dt माइनस डेल्टा EA बाय डेल्टा T। और ये CV के तुल्य है, क्योंकि स्थिर आयतन पे है तो स्थिर आयतन पे जो ऊष्माधारिता होती है हमारे पास CV के तुल्य होती है। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा CV ऑफ B माइनस CV ऑफ A इक्वल टू डेल्टा CV, और ये आ जाएगा डेल्टा, इसको हम लिख सकते हैं DE बाय DT। सिमिलरली डेल्टा E, D ऑफ डेल्टा E, इसकी हम कर लेंगे डेल्टा E1 से डेल्टा E2 तक, और इसी तरह से इसका भी अवकलन कर लेंगे डेल्टा CV dt, और ये T1 से T2। और ऊपर की तरह ही सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 बाय T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा CV। तो ये जो इक्वेशन है ये हमने निकाली है स्थिर आयतन पे किरचॉफ की समीकरण। तो इस तरह से अगर हमें एक ताप पे जो है अभिक्रिया का मान पता है तो दूसरे ताप पे हम उसकी ऊष्मा निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है किरचॉफ समीकरण का प्रयोग करते हुए, ये न्यूमेरिकल है हमारे पास कि किरचॉफ समीकरण का प्रयोग करते हुए 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा H का मान ज्ञात करो। और ये इक्वेशन हमें दे रखी है 2A प्लस B गिव्स C प्लस 3D, डेल्टा H दे रखा है, Cp दे रखा है A, B और C का। इन सब के जो यूनिट हैं वो हैं जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो अगर अपन देखें यहाँ पर तो हमें पहले ताप दे रखा है T1, ये T1 दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम चेंज कर लेंगे केल्विन में, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। T2 ताप 227 है, इसको भी हम केल्विन में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 500 केल्विन। T1 T2 दे रखा है हमारे पास, और T1 को अगर हमने ये माना है तो इस पे जो अभिक्रिया ऊष्मा है ये हो जाएगी हमारे पास डेल्टा H1, और ये है माइनस 20 किलो जूल। और अगर हम देखें Cp ऑफ A, B और ये C हमारे को दे रखा है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दे रखा है जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, जबकि हमारे को डेल्टा H1 दे रखा है किलो जूल। तो इसका मतलब है कि या तो दोनों किलो जूल में होने चाहिए या दोनों जूल में होने चाहिए, तो इसको हम चेंज कर लेंगे जूल में, तो ये आप आ जाएगा हमारे पास जूल इतनी एंथैल्पी। क्योंकि जब भी हम कोई भी इक्वेशन लगाते हैं तो उनके अंदर सबके यूनिट जो हैं वो सेम होने चाहिए। अब हम किरचॉफ इक्वेशन लिखते हैं, और डेल्टा H2 का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। किरचॉफ इक्वेशन लिखते हैं डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा Cp, और हमें निकालना है डेल्टा H2, तो इसको रीअरेंज करने पे आ जाएगी हमारे पास डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस T1। अब देखो हमारे पास डेल्टा H1 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है, T1 की, लेकिन डेल्टा Cp की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम डेल्टा Cp की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा Cp की वैल्यू निकालने के लिए होगा Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारकों की Cp माइनस क्रियाकारकों की Cp। अब देखो अभिकारक हमारे पास यहाँ से है कार्बन C
और ये 3D। तो यहाँ से हम ले लेंगे Cp ऑफ C प्लस, क्योंकि इक्वेशन के अंदर D3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 Cp ऑफ D माइनस रिएक्टेंट के अंदर आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू Cp ऑफ A प्लस Cp ऑफ B। अब हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। Cp ऑफ C की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 15 प्लस 3D की वैल्यू जो है वो 12 थी, माइनस 2 इंटू 5.2 प्लस 9.2, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 51.0 माइनस 19.6 इक्वल टू 31.4, और इसके यूनिट्स हमारे पास आएंगे जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। तो इस तरह से हमने डेल्टा Cp की वैल्यू निकाल दी। अब ये सारी वैल्यू हम ऊपर की इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेल्टा H2 आएगा हमारे पास। डेल्टा H1 की वैल्यू थी -2000 और फिर प्लस Cp की वैल्यू आई है हमारे पास 13.4 और T2 था हमारे पास 500 और T1 था हमारे पास 300। तो इसके बाद ये आ गया है -2 1 2 3 4 प्लस 6280 इज इक्वल टू -13720, और इसके यूनिट होंगे जूल में, क्योंकि हमने सारे जो यूनिट्स हैं वो जूल में कन्वर्ट कर दिए थे, और इसको हम अब किलो जूल में लिख लेंगे। ये आ जाएगा -13.72 जूल। तो इस तरह से जो है हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डेल्टा H1 का मान दे रखा था, और हमने जो है 227 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेल्टा H2 की वैल्यू निकाल ली। और जब भी आप आंसर लिखो हमेशा जो है यूनिट्स का ध्यान रखो कि किन यूनिट्स में लिया है, क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी गलती यही कर दी कि किलो जूल को जूल में कन्वर्ट नहीं किया तो फिर आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। इसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, ये है 273 केल्विन पर एथेन की समवन ऊष्मा का मान दिया है -20.24 किलो कैलोरी, और यदि कार्बन सॉलिड H2 और इन सब की जो है मोलर ऊष्माधारिताएं दी गई हों तो 323 केल्विन पर एथेन की समवन ऊष्मा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम एक चीज़ देख लें कि यहाँ पर जो एथेन की समवन ऊष्मा किलो कैलोरी में दी है, और यहाँ पे जो ऊष्माधारिताएं हैं ये भी किलो कैलोरी प्रति डिग्री के अंदर दे रखी हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ यूनिट तो चेंज नहीं करने हैं। अब हम इसका जो है हल वो लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा है इथेन की समवन ऊष्मा, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इथेन की समवन ऊष्मा के लिए जो समीकरण बनती है उस समीकरण को लिख लेते हैं। तो इथेन की समवन ऊष्मा की अगर हम परिभाषा देखें कि 1 मोल इथेन जब अपने मूल स्थिति के अंदर क्रियाकारकों से बनती है तो उसे हम कहते हैं, उत्पन्न हुई ऊष्मा को हम बोलते हैं संभवन ऊष्मा। यानी 1 मोल हमें बनानी है इथेन C2H6 गैसियस स्टेट के अंदर। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या यूज़ हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन जो है अपनी इसके रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड स्टेट के अंदर रहती है, तो इसको हम लिखेंगे कार्बन सॉलिड, प्लस हाइड्रोजन जो है H2 गैसियस फॉर्म के अंदर रहता है तो इसको H2 लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 2 यूज़ हुए हैं कार्बन तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, और हाइड्रोजन 6 हैं तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गई है हमारे पास। इसके बाद हम सबसे पहले हम निकाल लेंगे डेल्टा Cp। तो डेल्टा Cp जो है वो हमारे पास होगा Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट। Cp ऑफ प्रोडक्ट तो ये तो 1 मोल ही बना है तो ये हो जाएगा Cp ऑफ इथेन माइनस रिएक्टेंट के अंदर देखो 2 रिएक्टेंट हैं तो 2 इंटू Cp ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू Cp ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास कार्बन की जो है ये है इथेन की जो है वो है 15.4 माइनस 2 इंटू 2.7 प्लस 3 इंटू 6.2
9। फिर इससे अगर अपन सॉल्व करें तो ये आ जाएगी हमारे पास 15.4। इसको पूरे को सॉल्व करते तो ये आ जाएगी हमारे पास -10.7 इंटू 10⁻³ और इसके जो यूनिट हैं वो ऊपर वाले ही होंगे और ये यूनिट हैं किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा Cp। अब जैसे हमने पहले किया था कि हमें निकालना डेल्टा H2 की वैल्यू, हमारे पास जो T1 है वो है 273 केल्विन, T2 की वैल्यू हमारे पास है 323 केल्विन, डेल्टा Cp की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, डेल्टा H1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -20.24 किलो कैलोरी। सबके यूनिट सेम है, हमने चेक कर लिया। अब डेल्टा H2 जैसे हमने पहले फॉर्मूला किया था वो होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस T1। तो डेल्टा H की वैल्यू है हमारे पास -20.24 प्लस डेल्टा Cp की वैल्यू हमने निकाली है -10.7 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगी हमारे पास 323 - 273 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -20.24 -0.2675 और ये हो गया -20.5075 किलो कैलोरी। तो इस तरह से अगर हमें टेम्परेचर T1 पे दी थी ऊष्मा और हमने T2 पे निकाल ली। सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरह से होंगे, कुछ के अंदर हमें इक्वेशन दी होगी, कुछ में हमें डेफिनेशन से इक्वेशन लिखनी होगी और इस तरह से करके हम इन सब चीज़ों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं और यूनिट्स का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है।